आप देख रहे हैं डीडी कशिर, एहसास कश्मीर का। नमस्कार, आदाब। पाकिस्तान की ताज़ा तरीन खबरों के साथ पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में आप तमाम नाजरीन का इस्तकबाल है। नाजरीन, आज के शुमारे में पाकिस्तान में सियासी, समाजी और मुआशी शोबों में बढ़ते अदम इस्तेहकाम पर तफ्तीशी रिपोर्ट्स के अलावा कई दीगर अहम तरीन खबरें भी पेश करेंगे। लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। पाकिस्तान से सिंधु देश की आजादी के लिए रियासती रिट को हमलों से यलगार। बलोचिस्तान में बढ़ते पाकिस्तानी मजालिम को लेकर बलोचों में गमो गुस्से का गुबार। और एविएशन मिनिस्टर ने 22 मई तैयारा सानिया रिपोर्ट में पायलट्स को ठहराया कसूरवार। सबसे पहले बात सिंध सूबे की, जो पाकिस्तान में पंजाबी बालादस्ती के दस्तूर और आर्मी एस्टेब्लिशमेंट के बढ़ते जुल्म जब्र को लेकर तवील अरसे से बेइत्मीनानी की आग में जल रहा है। लेकिन जब से पाकिस्तानी इक्तदार पर आर्मी एस्टेब्लिशमेंट ने अपनी कठपुतली इमरान खान की हुकूमत को जबरन मुसल्लत किया है, उसके बाद से सिंध सूबे के लोगों के साथ इम्तियाजी सलूक और रियासती मजालिम की इंतहा हो चुकी है। यही वजह है कि पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों की बर्बरियत से अजीरन अलहायदगी पसंद सिंधी जमातें अब इंतकामी कार्रवाइयों पर मजबूर हो गई हैं। कहते हैं कि जुल्म की कोख से इनकलाब जन्म लेता है। इस सच्चाई की ताजा मिसाल पाकिस्तान के सिंध सूबे में सामने आई, जहां पाकिस्तान के सरकारी दफ्तरों और फौजी एहलकारों को निशाना बनाकर एक ही रोज में 3 बम धमाके हुए। काबिल गौर बात ये रही कि सिंध सूबे की राजधानी कराची, लरकाना और घोटकी में ये तीनों हमले 19 जून को उस वक्त हुए जब पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान ने एहसास प्रोग्राम के तहत गरीबों को माली इमदाद फराहम कराने के ढोंग के लिए सिंध के इन तीनों शहरों का खुसूसी दौरा किया। यहाँ पर अंदर एहसास प्रोग्राम का वो जो 12,000 रुपये दे रहे हैं ना, उस तरह का वो चल रहा था प्रोग्राम। तो अपना सिक्योरिटी वगैरह भी सब कुछ थी। तो हुआ ये है कि इधर धमाका हुआ एक बहुत ज़ोरदार। तो हम भी मौजूद थे, मेरे कान बिल्कुल सुन हो गए धमाके की आवाज़ सुनकर। मैं करीब आके देखा तो भगदड़ मतलब लोग भागना शुरू हो गए यहाँ पे। सही है ना। अंदर आके जैसे इस साइड पे आके देखा हमने तो लोग भाग रहे थे। उसमें जो ना तकरीबन 7-8 आदमी जो ना 7 अफराद ज़ख्मी हुए हैं और एक शख्स ऐसा था जो बहुत ज़्यादा शदीद ज़ख्मी था। पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान के सिंध के हंगामी दौरे के दौरान एहसास प्रोग्राम सेंटर्स पर हुए बम धमाके बेहद मामूली नौयत के बताए गए। ताहम इन हमलों के नतीजे में पाकिस्तानी फौज के खुसूसी अमले के 2 रेंजर एहलकारों समेत 4 अफराद के हलाक और 1 दर्जन से ज्यादा के जख्मी होने की सरकारी तौर पर तस्दीक की गई। हालांकि पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली इमरान खान की हुकूमत शुरू में हस्ब दस्तूर सिंध में हुए तीनों हमलों के लिए पड़ोसी मुल्क भारत और अफगानिस्तान की एजेंसियों को मुर्द इल्जाम ठहराने की कोशिशें करती रही। लेकिन सिंधु देश रेवोल्यूशनरी आर्मी नामी ममनुआ सिंधी अलहदगी पसंद तंजीम ने इन हमलों की जिम्मेदारी कबूल करके जमीनी सच्चाई दुनिया भर में वाज़ेह कर दी। जीएसएन मुत्तहिदा महाज और हमारा एक एक कारकुन और एक एक सिंधी, हम लोग तारीख हिस्ट्री की तरफ अपने आप को जिम्मेदार समझते हैं और हमारी जो स्ट्रगल है, हमारी जो जदोजहद है, वो हमारे आने वाले नस्लों के लिए है। हम मोहनजोदड़ो के
अमीन हैं, हम मोहनजोदड़ो के वारिस हैं और हम मोहनजोदड़ो वाली वो आज़ाद सिंधु देश जो था उसके बहाली के लिए जदोजहद जारी रखेंगे। ये कितने लोगों को मारोगे? मैं कहता हूं ISI वालों को, तुम कितने कितने लोगों को मारोगे? हम बार बार उठ खड़े होंगे। पाकिस्तानी इक़्तिदार और सियासत पर हावी पंजाबी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट ने बलूचिस्तान की तरह सिंध सूबे में भी जारी आजादी और अलहदगी की तहरीक को दबाने के लिए जुल्म ज़्यादतियों और घिनौनी साजिशों की इंतहा कर दी है। इन्हीं साजिशों के तहत हाल ही में सिंधुदेश रेवोल्यूशनरी आर्मी के अलावा सिंधुदेश लिबरेशन आर्मी और GA सिंध कौमी महाज जैसी अलहदगी पसंद सिंधी जमातों पर पाबंदी लगाई गई। तशवीशनाक पहलू ये रहा कि सिंधुदेश की आजादी की तहरीक के बानी GM सैयद के फलसफे पर सियासी जद्दोजहद करने वाली इन सिंधी जमातों पर पाकिस्तान में एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत पाबंदियां लगाई गईं। ये सारा जो है ये ड्रामा एजेंसियों का, ये लोगों को धकेल रहे हैं अलहदगी की तरफ। इन्होंने इस पाकिस्तान में भी यही खेल खेला, अब बलूचिस्तान और सिंध में भी यही खेल खेल रहे हैं। ये बताना चाहते हैं कि हम बड़े सुपरमैन हैं, हम बड़े ताकत। और मैं इनसे पूछता हूँ, भाई तुमने कौन सा नेक काम किया यहाँ के लोगों के लिए आज तक? तुमने जितना बर्बाद तबाह बर्बाद इस पाकिस्तान को किया है तुम लोगों ने किया है, और कोई दुश्मन नहीं है। हमारी फौज जो है पाकिस्तान की सबसे बड़ी दुश्मन फौज है। बांग्लादेश इन्होंने अलग कराया, अब बलूचिस्तान में वही खेल खेला जा रहा है, बलूचिस्तान के साथ साथ सिंध में भी ये खेल खेला जा रहा है। सिंधी रहनुमाओं का कहना है कि सिंध सूबा हिज़्ब इख्तिलाफ की जमहूरियत पसंद पार्टी PPP का सियासी गढ़ रहा है। यही वजह है कि पाकिस्तान में जमहूरियत की दुश्मन पंजाबी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट और उसकी कठपुतली इमरान खान की हुकूमत सिंध को बदनाम करने के लिए नई नई साजिशें कर रही हैं। इन्हीं साजिशों के तहत पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI अपने पाले हुए दहशतगर्दों से सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बम धमाके करा रही हैं और आजादी की मांग करने वाले सिंधियों को गद्दार बताकर उन्हें रियासती दहशतगर्दी का निशाना बना रही हैं। हम बार बार कहते हैं कि गद्दार कौन होता है जो आइन को नहीं मानता, गद्दार कौन होता है जो कानून को नहीं मानता, गद्दार कौन होता है जो आपकी सोसाइटी के उसके जो नॉर्म्स हैं उनको नहीं मानता। तो भाई हमारे लोग जो बैठे हुए हैं यहाँ पर, ये तो पुरअमन तरीके से जदोजहद कर रहे हैं, जो भी इनका ख्याल है, जो भी इनकी बात है। लेकिन हमारे अदारे जो हैं असल में गद्दार वो हैं, वो ना आइन को मान रहे हैं कि आइन के खिलाफ लोगों को उठा रहे हैं, आइन तहफ़्फ़ुज़ देता है लोगों के जान माल का। उसके बाद कानून को नहीं मानते, अदालतें उनको बुलाती हैं, वहाँ पर झूठी कस्में खाते रहते हैं कि लोग हमारे पास नहीं हैं, लोग हमारे पास नहीं हैं। आखिर एक दिन ऐसा आता है कि लोग उनके पास से निकलते हैं और फिर अदालतें इतनी बेबस हैं कि वो भी उनको बुला के नहीं पूछती कि उल्लू के चरखो, कल तक तो तुम यहाँ पर कस्में खा रहे थे कि हमारे पास नहीं है, तो बंदा कहाँ से आ गया ये? पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों की जुल्म ज़्यादतियों के नतीजे में 1971 में मशरक़ी पाकिस्तान के बंगाली मुसलमानों ने अलहदा बांग्लादेश बना लिया और बांग्लादेश से पाकिस्तानी फौज के 90,000 फौजियों को अपनी जान बचाने के लिए भागने पर मजबूर होना पड़ा। इसलिए सिंध की सियासी और अलहदगी पसंद जमातों का कहना है कि पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली हुकूमतों को बांग्लादेश से सबक लेना चाहिए, वरना पाकिस्तान से बांग्लादेश की तरह सिंधी, बलोच, पश्तून और सराइकी समेत तमाम महकूम कौमें अलहदा हो जाएंगी और पाकिस्तान के कई टुकड़े हो जाएंगे। सिंध की तरह बलूचिस्तान के लोग भी गुज़िश्ता 7 दहाइयों से पाकिस्तान के जबरन कब्जे और रियासती मजालिम से आज़ादी हासिल करने के लिए सियासी जद्दोजहद कर रहे हैं। लेकिन बलूचिस्तान में जारी आज़ादी की तहरीक को दबाने के लिए पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी
ISI बलोचों की नस्ल कुशी की घिनौनी साजिशें कर रही हैं। इन्हीं साजिशों के तहत पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियां बलूचिस्तान में हजारों सियासी लीडरों और इंसानी हुकूक कारकुनों को जबरन अगवा करके कत्ल कर चुकी हैं। लेकिन अब बलूचिस्तान में खवातीन और बच्चों तक को नहीं बख्शा जा रहा। पाकिस्तान के जबरन कब्जे वाले बलूचिस्तान में न जाने कितने मासूम बच्चों के चेहरों की मुस्कान खो चुकी है और न जाने कितने लवाहिकीन के दिलों में पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI के जुल्म व जबर की दिलदोज दास्तानों का दर्द व कर्ब और बढ़ते मजालिम के खिलाफ गुस्सा भरा हुआ है। ये एहतजाजी रैली इसी गुस्से की गवाह है। बलूचिस्तान की राजधानी कोयटा में मुनक्किद किए गए इस एहतजाजी रैली की असल वजह पाकिस्तानी फौज की जानिब से गुज़िश्ता दिनों 2 बलोच खवातीन का कत्ल और 4 साला मासूम बच्ची बरम्स को गोली मारकर शदीद तौर पर जख्मी किया जाता रहा। बलोच मुजाहिरीन का कहना था कि बलोचों के इस बेईमाना कत्ल को कभी भुलाया नहीं जा सकता। बलोच का खून इतना सस्ता है कि उनको माफ कर दिया जाएगा। बलोच का खून सस्ता नहीं है। आप सब लोगों को, आपके फर्द को, आपके एक एक फर्द को, एक एक ग्रोह को बलूचिस्तान जानता है और हम सब आपको ये पैगाम देना चाहते हैं कि बलोच का खून माफ नहीं किया जाएगा। आप सब लोग हमारे लिए कातिल थे, कातिल हो और कातिल ही रहोगे। मासूम बच्ची बरहम्स को इंसाफ दिलाने और बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों के बढ़ते जुल्म जबर के खिलाफ आवाज उठाने के लिए वॉइस फॉर मिसिंग बलोच पर्सन्स के चेयरमैन मामा कदीर बलोच ने भी खुसूसी तौर पर हिस्सा लिया। हाथों में बैनर्स और पोस्टर्स लिए पाकिस्तानी फौज के इस जारहाना रवैये के खिलाफ सैकड़ों की तादाद में जमा हुए अफराद ने ऐवानों में बैठे हुक्मरानों के खिलाफ जमकर नारेबाजी ही नहीं की, बल्कि बलूचिस्तान में बर्पा बर्बरियत के संगीन नताइज भुगतने की धमकी तक दी। मैं सारे साथियों को फिर से कहना चाहती हूँ कि पुरअमन जद्दोजहद से हम अपनी आवाज़ को उन ऐवानों तक पहुँचा सकते हैं जिनको ये लगता है कि बलोच जो है ना वो बेहिस हो चुका है, उन पर जितना भी जुल्म किया जाए वो कुछ नहीं करेगा। अब उनको हम कह सकें कि ये वक्त आ गया है कि अपने किराए के गुंडों को लगाम दो। बलूचिस्तान के महकूम लोगों पर पाकिस्तान की जानिब से बढ़ते रियासती मजालिम को लेकर बलूचिस्तान में ही नहीं बल्कि बरतानिया, जर्मनी, यूनान और नीदरलैंड के शहरों में भी एहतजाजी मुजाहरे किए गए। इन एहतजाजी मुजाहरों में शरीक बलूचिस्तान के जिला वतन लीडरों ने कहा कि पाकिस्तानी फौज और ISI जैसी बदनाम जहां खुफिया एजेंसियां आज़ादी की मांग करने वाले बलोचों को जबरन अगवा करके टॉर्चर सेलों में मावराए अदालत कत्ल तो कर ही रही हैं, साथ ही अब अपने जुल्म जबर का निशाना मासूम बच्चों तक को बना रहे हैं। यही वजह रही कि बलोच रिपब्लिकन पार्टी की जानिब से लंदन में वाक़े BBC के दफ्तर में जिला वतन बलोच लीडरों की जानिब से बलोचों पर हो रहे बर्बरियत के खिलाफ एक रिपोर्ट सौंपी गई ताकि पाकिस्तानी हुक्मरान के चेहरों को बेनकाब करते हुए उसे पूरी दुनिया के सामने लाया जा सके। We came to BBC office in London to hand over a letter about the incident in Turbat Makran, Balochistan in Danuk area about Malik Naz and our 4 years child Bramsh Baloch. So they receive our letter. Hopefully they will publish something soon. बैनुल-अक़वामी सतह पर हो रहे पाकिस्तान मुखालिफ एहतजाज को लेकर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI पूरी तरह बौखला चुकी है। यही वजह रही कि यूनान की राजधानी एथेंस में बलोचों के पुरअमन एहतजाज को जख्म पहुंचाने की पुरजोर कोशिशें की गईं।
حالانکہ وہ اپنے اس منصوبے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ غور طلب ہے کہ گزشتہ 7 دہائیوں سے بلوچستان پر جبراً قابض پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI آزادی کی تحریک کو دبانے کے لیے بے گناہ بلوچوں کی نسل کشی کی گھناؤنی سازشیں کر رہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ ایک تحریک ہے، گزشتہ 70 سال سے ہے، اور اس کے مختلف مراحل اور دور اور تاریخ رہی ہے اس کی، اور وہاں پہ 5، 6، 7 سے زیادہ ملٹری آپریشنز ہوئے ہیں، اور بلوچوں نے کوشش کی ہے کہ جمہوری طور پہ ہر فورم پہ اپنی آواز اٹھائیں، وہ پارلیمنٹ ہو، وہ اقوام متحدہ کے پلیٹ فارمز ہوں، وہ جمہوری جدوجہد ہو، اپنی بھرپور کوشش کی انہوں نے کہ اپنے مسائل اور اپنے حقوق کے لیے، کیونکہ وہ ایک سرزمین کے مالک ہیں۔ بلوچستان کی آزادی کے لیے جاری علیحدگی کی تحریک کو لے کر پاکستان کی گھریلو اور بین الاقوامی سطح پر شدید فضیحت ہو رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستانی فوج اور حکومت بلوچستان میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی کے مسئلے پر بین الاقوامی برادری کو گمراہ کرنے کے لیے مختلف فریبی حربے اختیار کر رہی ہیں۔ انہی حربوں کے تحت بلوچستان میں بدامنی کو بڑھاوا دینے کے لیے افغانستان اور بھارت جیسے پڑوسی ملکوں کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کر رہی ہیں، لیکن پاکستانی حکمرانوں کے ان فریبی حربوں سے بلوچستان میں علیحدگی کی تحریک کمزور ہونے کی بجائے مزید شدت اختیار کر رہی ہے۔ پاکستان رپورٹر میں ابھی باقی ہے۔ ایویشن منسٹر نے 22 مئی طیارہ سانحہ رپورٹ میں پائلٹس کو ٹھہرایا قصوروار۔ اس سے پہلے وقت ہے پاکستان رپورٹر کے خصوصی سیگمنٹ کا۔ خبریں پاکستانی اخباروں سے سیگمنٹ میں پاکستان کے ہفتے بھر کے کچھ چنندہ خبروں پر سرسری نظر ڈالنے کا۔ پاکستانی اخباروں میں جامعہ بن نوریہ مدرسے کے بانی اور معروف شدت پسند لیڈر مفتی محمد نعیم کے انتقال کی خبر کو سرخیاں بنایا گیا۔ خبروں کے مطابق جامعہ بن نوریہ مدرسے کے سربراہ مفتی محمد نعیم کو سانس لینے میں تکلیف ہونے پر اسپتال پہنچانے کی کوششیں کی گئیں، لیکن وہ راستے میں ہی انتقال کر گئے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے علاوہ کئی اہم سیاسی اور مذہبی شخصیات نے اسلامی تعلیمات میں مفتی محمد نعیم کی خدمات کو لامثال بتایا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے دفتر پر خودکش حملے کی خبر کو اخباروں میں سرخیاں بنایا گیا۔ خبروں کے مطابق پاکستان کی تجارتی راجدھانی کراچی میں واقع اسٹاک ایکسچینج کی بلڈنگ پر خودکش حملہ فوجی وردی میں ملبوس دہشت گردوں نے 29 جون کو کیا۔ چشمدیدوں نے بتایا کہ حملہ ور تابڑ توڑ فائرنگ اور دستی بم برساتے ہوئے اسٹاک ایکسچینج بلڈنگ میں داخل ہوئے۔ اس حملے میں پولیس کے ایک سب انسپیکٹر اور 4 رینجر اہلکاروں سمیت 6 افراد جاں بحق اور 4 زخمی ہو گئے۔ پولیس اور نیم فوجی رینجر اہلکاروں نے پورے علاقے کو اپنے گھیرے میں لے کر حملہ آوروں کو جلد گرفتار کرنے کے دعوے کیے۔ پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اچانک کیے گئے بے تحاشا اضافے کے خلاف لوگوں کی جانب سے جگہ جگہ کیے گئے شدید احتجاج کی خبریں اخباروں میں سرخیوں میں چھائی رہیں۔ خبروں میں وزیر اعظم عمران خان کی پارٹی PTI کی حکمرانی والے پنجاب صوبے کی راجدھانی لاہور میں گلے میں روٹیاں لگا کر کیے گئے احتجاجی مظاہرے کا خاص طور پر حوالہ دیا گیا۔ اس مظاہرے میں شامل لوگوں نے عمران خان کی حکومت پر مافیاؤں کے ساتھ گٹھ جوڑ کے الزام لگائے اور پاکستان میں 26 جون کی رات سے پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 34% بڑھوتری کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج تک کیا۔ پاکستان کے پنجاب صوبے کے گجرانوالہ شہر میں ایک ریڈی میڈ گارمنٹس سٹور میں خفیہ کیمرے نصب کر کے فیمیل کسٹمرز کو ہراساں اور بلیک میل کیے جانے کی سنسنی خیز خبر کو اخباروں میں سرخیاں بنایا گیا۔
खबरों के मुताबिक गुजरावाला के सैटेलाइट टाउन इलाके में वाक़ इस गारमेंट स्टोर पर एक मुतासरा लड़की की शिकायत पर पुलिस ने छापा मारा। पुलिस ने बताया कि गारमेंट स्टोर के ट्राई रूम में खुफिया कैमरे नस्ब थे, जिनके जरिए ट्राई रूम में कपड़े बदलते हुए लड़कियों की खुफिया वीडियो को जाया करने के एवज में गारमेंट स्टोर के मुलाजमीन उनसे मोटी रकम वसूलते थे और ऐसा न करने पर खुफिया वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकियां देते थे। अब बात पाकिस्तान की इक्तिसादी राजधानी कराची में ईद उल फित्र से कबल 22 मई को पेश आए तैयारे हादसे की। इस हादसे में PIA के तैयारे में सवार पायलट टीम समेत 97 अफराद जाम बहक हो गए थे। पाकिस्तान के एविएशन मिनिस्टर गुलाम सरवर खान ने इस दर्दनाक सानिहे की अबूरी तहकीकाती रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश की तो हादसे के लिए कोविड-19 और पायलट्स को कसूरवार ठहराए जाने पर शदीद मजम्मत हो रही है। मुतबर्रक माह रमजान में ईद उल फित्र से कबल पाकिस्तान के कराची शहर में 22 मई को पेश आए अलमनाक हादसे के बारे में PIA के CEO अरशद मलिक ने साफ व शफाफ तहकीकात कराने की यकीन दहानी कराई थी। इस दर्दनाक हादसे में PIA के तैयारे में सवार 8 रुकनी पायलट टीम समेत 97 अफराद मारे गए थे, लेकिन पाकिस्तानी पार्लियामेंट में एविएशन मिनिस्टर यानी वजीर बराए हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने जो अबूरी तहकीकाती रिपोर्ट पेश की, उसमें हादसे की पूरी जिम्मेदारी पायलट्स और कोविड-19 पर डाल दी। पायलट और को पायलट फोकस्ड नहीं थे, उनके ज़हन पे कोरोना सवार था, उनकी फैमिली मुतासिर थी और वो कोरोना ही की डिस्कशन कर रहे थे। लैंडिंग में आया, लैंडिंग पोजीशन पे आया तो कंट्रोल टावर ने उसे मना किया कि आप ज्यादा हाइट पे हैं, आप नीचे आएं। तो बड़ी जल्दी में उसने उसकी कॉल सुनी और उसने कहा यार मैं मैनेज कर लूंगा, और फिर कोरोना से बात शुरू कर दी। एक ओवर कॉन्फिडेंस था बदकिस्मती से, और वो फोकस नहीं था, उसकी कंसंट्रेशन नहीं थी। और ये बात बताते हुए भी दुख हो रहा है कि जहाज मुकम्मल तौर पे ठीक था। हालांकि कराची में PIA तैयारा हादसे के बाद वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत में वफाकी वजीर बराए मंसूबाबंदी असद उमर और पंजाब सूबे के वजीर आला उस्मान बुज़दार समेत PTI के कई लीडरान लाहौर में पायलट्स के घर जाकर हमदर्दी का ढोंग करते रहे और उनकी काबिलियत और सलाहियत के दावे करते रहे। तहम वजीर बराए हवाबाजी गुलाम सरवर खान तैयारा हादसे के लिए पायलट्स और साबिका हुकूमतों को ही मोरद इल्जाम ठहराते रहे। बदकिस्मती से ये पहला वाकया नहीं है। पाकिस्तान मर्ज वजूद पे आने से 72 साल हो चुके हैं। इन 72 सालों में 12 वाकयात हुए और इन 12 वाकयात की कभी भी बर वक्त ना कोई इंक्वायरी हुई, ना उसकी रिपोर्ट आई, ना पब्लिक हुई, ना लोग जान सके कि इस हादसे की वजूहात क्या थीं, इसके जिम्मेदार कौन लोग थे और आया उन जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कोई एक्शन हुआ या नहीं। ये तशनगी उन मरने वालों के लवाकिन के दिलों में हमेशा जारी रही। पाकिस्तान में इससे पहले भी PIA के तैयारे हादसे का शिकार होते रहे हैं और इसके नतीजे में तैयारों में सवार मुसाफिरों की जानें तलफ होती रही हैं और मुतासरा खानदान अपने अजीजों की मय्यतें तक पाने के लिए शदीद मुश्किलात से दोचार होते रहे हैं। लेकिन मौजूदा वजीर बराए हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने अब तक पेश आए हादसात की वजह बेशतर पाकिस्तानी पायलट्स की डिग्रियां और लाइसेंसेस जाली होने के इंकशाफात करके तहलका मचा दिया। 148 की लिस्ट PIA को भिजवा दी गई कि इन पायलट्स को फर्दर फ्लाइंग की इजाज़त नहीं है और ना इजाज़त दी जाए।
تو یہ پی آئی اے کو بھی لیٹر لکھ دیا گیا اور لسٹ بھجوا دی گئی. اسی طرح ایئر بلیو کو بھی جو اس کے 9 پائلٹس ہیں وہ اس سے ڈفر کر رہے ہیں, لیکن جو ہمارے ریکارڈ میں 9 پائلٹس کی لسٹ اے ٹی پی ایل ہے یا سی پی ایل ہے, انہیں بھی لیٹر کے ساتھ ہم نے لسٹ بھجوا دی کہ یہ 9 پائلٹس آپ کے سسپیکٹڈ ہیں, ان کے کریڈینشلز مشکوک ہیں, ان سے فلائنگ نہ کروائی جائے. اس کے بعد ہم نے سرین ایئر کو بھی جو 10 پائلٹس ہیں, سرین ایئر کو بھی ہم نے لسٹ اور لیٹر جاری کر دی ہے کہ یہ 10 پائلٹس کے کریڈینشلز مشکوک ہیں, لائسنسز مشکوک ہیں. اس پہ فرانزک انکوائری ہو چکی ہے, فردر انکوائری پروسیڈنگز جاری ہیں, تو انہیں فلائنگ کی اجازت نہ دی جائے. پاکستانی وزیر برائے ہوابازی غلام سرور خان کی ہدایات پر پی آئی اے کے سی ای او ارشد ملک نے جعلی لائسنسز رکھنے والے پی آئی اے کے کچھ پائلٹس کو نوٹیفیکیشن تک جاری کر دیے. لیکن حزب اختلاف کی جماعتوں کے پارلیمانی لیڈران نے پاکستانی وزیر ہوابازی اور پی آئی اے کے سی ای او کی پائلٹس کے خلاف انتقامی کارروائی پر سخت رد عمل ظاہر کیا. جناب چیئرمین, ہمارے لیے فکر کا مقام ہونا چاہیے کہ یہ جو پائلٹ جن کی کوالیفیکیشنز کے اوپر شک ڈال دیا گیا ہے, یہ صرف پاکستان میں نہیں پورے ملک میں ہے. اور آج خبر آئی ہے کہ کویت نے اور قطر نے اور ایمریٹس ایئر لائنز نے ہمارے کم از کم 10 پائلٹس اور 56 انجینئرز گراؤنڈ کر دیے. تو عوام کا گلا گھونٹ دیا وہاں, ادھر سے اپنی نااہلی کو چھپانے کے لیے ایک دفعہ پھر پائلٹس کے اوپر بات ڈال دی. یہ زمینی سچائی ہے کہ پی آئی اے یعنی پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کے پائلٹ سمیت کریو ٹیم کے دیگر ملازمین کی جعلی ڈگریوں اور بھرتیوں کے بارے میں تو اس سے پہلے بھی حقائق منظر عام پر آتے رہے ہیں. لیکن سب سے تشویشناک بات یہ رہی کہ پاکستانی پائلٹس کے ڈرگ سمگلنگ اور دہشت گردی تک میں ملوث رہنے کی وجہ سے عالمی سطح پر شدید فضیحت ہوتی رہی ہے. یہی وجہ رہی کہ برطانیہ جیسے کئی بیرونی ملکوں نے پی آئی اے کی پروازوں پر لمبے عرصے تک پابندیاں بھی لگائیں. اس کی سب سے بڑی وجہ پاکستان میں سول ایویشن اور پی آئی اے سمیت تمام سرکاری اداروں میں بدعنوانیوں کے بول بالے کا دستور ہے. اس کے ساتھ ہی پاکستان رپورٹر کا آج کا شمارہ اب یہی اختتام پذیر ہوتا ہے. پاکستان رپورٹر کے نئے شمارے میں نئی خبروں کے ساتھ اگلے ہفتے اسی روز اسی وقت پھر ہوگی ملاقات. تب تک کے لیے نمسکار, خدا حافظ. آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی کشر, احساس کشمیر کا.